नमस्कार, मेरा नाम नितिन यादव है और मेरे साथ तीन बहुत खास मेहमान हैं। पर मेहमानों को परिचय देने से पहले वजह बताऊं कि पंचायत चुनाव सर पे हैं। गांव देहात और तमाम जगहों पे पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और तमाम बड़ी पार्टियों ने पंचायत चुनाव को जोर जोर से लड़ने की घोषणा भी कर दी है। दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुई हैं। आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं और बहन जी ने लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली की है। इन इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी हैं, रामभूल तोमर जी हैं और रविंद्र राणा जी हैं। रामभूल जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। पंचायत चुनाव वैसे तो बड़ा चुनाव है और गांव देहात की नब्ज को समझने वाला चुनाव है। दिवाली के पास हम बैठे हैं और ये इतना महत्वपूर्ण है कि दिवाली पे आमतौर पर मानी जाती है कि अगर फरवरी मार्च में चुनाव है तो दिवाली से एक तरह से ऑफिशियल घोषणा गांव देहात में लोग प्रत्याशी इस बात की कर देते हैं कि पंचायत चुनाव वो लड़ने वाले। एक तो किस तरह की गतिविधियां हैं पंचायत चुनाव गांव देहात में, और राजनीतिक जो दल हैं उनका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है इन पंचायत चुनाव। अभी तैयारियां ग्राम पंचायत चुनाव की देहात में शुरू हो गई है। अब दिवाली पे उसके लिए गिफ्ट भी जाएंगे, हर घर में गिफ्ट भी देंगे लोग, वो चलता है ग्राम पंचायत में। और वो तैयारी एक तरह से शुरू हो गई है। और यही नहीं कि बड़े स्तर पे जो पार्टियां हैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगी, छोटा जो चुनाव है ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव है, या ग्राम पंचायत बीडीसी का चुनाव है, या ग्राम प्रधान का चुनाव है, ये बिना सिंबल के लोग लड़ेंगे। उसमें जो है पार्टी किसी को नहीं लड़ा रही है। जिला पंचायत जो सदस्य होता है उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल ने घोषणा की है कि हम जो है अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे। हालांकि उसका गठबंधन भाजपा से है, लेकिन भाजपा ने कोई पत्ते नहीं खोले अभी। उसमें ये बताया नहीं कि हम अपना सिंबल से चुनाव लड़ाएंगे या गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, कौन सी सीट कैसी होगी, लेकिन गतिविधियां पूरी चल रही है। नहीं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने जो कि शुरू में ही जिक्र कर दिया राष्ट्रीय लोकदल का। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पार्टी है, भाजपा साथ गठबंधन में है। ऐसे में उनका ये कहना कि हम अलग लड़ेंगे, तो वो भाजपा के लिए उसका क्या प्रभाव होगा और खुद रालोद के लिए ये कितना बड़ा कदम होगा कि वो भाजपा से अलग होगा ये चुनाव। मुझे लगता है कि एक तरह से भाजपा पर दबाव बनाने के लिए रालोद ने कुछ ऐसा किया है कि उनको सीट कुछ ज्यादा मिल जाए, आपस में गठबंधन होगा। मुझे नहीं लगता कि ये अलग चुनाव लड़ेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। और ये भी तय होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का कौन कहाँ कौन सा जिला होगा, आरएलडी पे कौन सा जाएगा, भाजपा पे कौन सा मतलब जाएगा। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं रामबुल जी कि आपको लगता है कि अभी दबाव बनाने की रणनीति है, रालोद भाजपा चुनाव आते आते साथ आ जाएंगे। हाँ लेकिन अभी मुझे तक जो तेवर है, रालोद ने लगातार तमाम बड़ी बैठकें की हैं और भाजपा ने भी ऑफिशियल क्या, तमाम बड़े नेता उनके लगातार आ रहे हैं, वहाँ बैठकें कर रहे हैं। उन बैठकों में पंचायत चुनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ऐसे में ये तो बड़ी बात हो जाएगी अगर आप कहेंगे कि एक साथ जो ये सही कह रहे हैं आप। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो निश्चित रूप से गठबंधन होगा। वो दबाव की राजनीति आरएलडी कर रही है भाजपा पे। और जयंत के स्तर से कोई बात अभी नहीं आई है, उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया है जयंत चौधरी ने। लेकिन जो है भाजपा के स्तर से भी कोई बात नहीं आई है ऐसी किसी बड़े लीडर की कि हमारा गठबंधन होगा या नहीं होगा। हालांकि जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, उन्होंने यही कहा है कि नहीं, अभी कोई तय नहीं है, कुछ भी तय नहीं है। गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो पार्टी हाई लेवल पे तय होगा। राणा जी, वैसे तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता, पर अभी चूंकि बड़ी बात महत्वपूर्ण, रालोद चूंकि मैंने कहा पश्चिम की पार्टी है, तो अब रामबुल जी तो एक बिल्कुल ही अलग बात कर रहे हैं कि हो सकता है दबाव की रणनीति हो। अगर ये रणनीति है तो इसके पीछे रालोद की क्या मंशा हो सकती है। और जो रामबुल जी ने कहा कि जैन जी ने कुछ नहीं बोला, कई बार ऐसा भी तो होता है कि पार्टी के बड़े नेता अपने नीचे के पदाधिकारियों से कहलवा देते हैं, फिर ये मैसेज ऊपर तक चला जाए अपने समर्थकों को बताने के लिए कि डटे रहो मैदान में, हम अकेले से लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है राणा जी की जो आरएलडी की जो ये योजना है, मतलब ये क्या अलग लड़ेंगे या चुनाव आते आते एक साथ हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है हमको बाकी पार्टियों पे भी बात करनी नहीं, चाहिए। अभी मैं करूंगा, लेकिन मैं चूंकि आरएलडी से शुरुआत हुई मैं इसलिए मैं आरएलडी पे आ गया। आरएलडी का सवाल जहां तक है कि दरअसल वो ये माना जाता है कि गांव देहात की जी पार्टी है, जी। किसानों के बीच में उसका जनाधार है। तो वो क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने एक पंचायत समिति का गठन कर दिया है प्रदेश स्तर पे, जिसमें 5 लोगों को जिम्मेदारी दी है, एक नेता को कन्वीनर बनाया है, बाकी 4 मेंबर्स और हैं। और वो लगातार लखनऊ में 2 मीटिंग कर चुके हैं। आज भी लखनऊ में उनकी एक मीटिंग थी। जी। वो जो मंडल हैं,
इस यूपी के जितने भी मंडल हैं, मेरठ मंडल की मीटिंग कर चुके, ब्रज क्षेत्र में मीटिंग कर चुके, वो लगातार एग्रेसिव हैं और मैसेज दे रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे। दरअसल बड़ा सवाल है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत को लेकर के, लड़ाई ग्राम प्रधान को लेकर जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं, वहां पार्टी का वहाँ कोई मसला भी मसला नहीं है। जी, पिछली बार हमने देखा जब आरएलडी का सपा के साथ गठबंधन था और वो बीजेपी के साथ खिलाफ लड़ रहे थे, जी, तो बागपत में एक सीट पर उनके जिला पंचायत अध्यक्ष बने और वहां भी उनका नॉमिनेशन दांव पेच के तहत जी, जी, एक महिला ने जाके वापस ले लिया, जो कोई दूसरी महिला थी, जी, और फिर बाद में उस पर हंगामा हुआ और वो बहाल हो गया। तो अब एक सिनेरियो चेंज हुआ है कि ये माना जाता है और ये ट्रेंड्स भी हैं पंचायत चुनावों के कि सत्ता पक्ष फायदे में रहता है जिला पंचायत अध्यक्षों के और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में। ये यूपी की पॉलिटिक्स का ट्रेंड है पंचायतों का। तो आरएलडी की कोशिश ये है कि वेस्टर्न यूपी के जिलों में जहां उसका जनाधार है, उन जिलों में खास तौर पर मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल या मथुरा का इलाका हो या बरेली आगरा तक का क्षेत्र हो, उनकी कोशिश मुझे लगता है ये है कि इन इलाकों में उनके कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष बने और मेंबर्स को लेकर के एक फ्रेंडली फाइट या एक ओपन फाइट हो सकती है। इसकी संभावना मुझे लगती है। जो आप कह रहे हैं कि समझौता अगर हुआ भी तो वो जिला अध्यक्ष के टाइम पे होगा। निश्चित। अभी जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होंगे तो वहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है या लोगों को मौका दिया सकता है, ठीक है भाई लड़के देख लो, अगर आप जीत जाए तो आप, जैसे ये जीत जाए जैसे ये इलाकेवार डिपेंड करेगा। जी। बागपत, जैसे बागपत लोकसभा क्षेत्र है, उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें मेरठ जिले का भी एक हिस्सा है और एक गाजियाबाद जिले का हिस्सा है, मोदी नगर का। तो इन इलाकों में जाहिर सी बात है कि अगर आरएलडी का जिला पंचायत अध्यक्ष बागपत में ही नहीं होगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो निश्चित तौर पर वो कोशिश करेंगे कि बागपत की सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दें। लेकिन पिछले 1 दशक हमने देखा कि बागपत की पॉलिटिक्स में भाजपा ने पेनिट्रेट किया, उनके एमपी वहां से जीते, उनके बागपत से और सदर से विधायक, बागपत सदर से उनके पड़ोस से भी कब्जा रहा। हाँ, पड़ोस से भी उनके एमएलए हैं, मंत्री हैं इस समय, तो वो इतना फ्रीली भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ वार्ड्स पे एक कंसेंट बन जाए कि जहां बीजेपी लड़ ले, लेकिन मोस्टली पे मुझे लगता है आरएलडी लड़ने वाली है। शामली को लेकर के यही सीन है। मुजफ्फरनगर में आरएलडी और बीजेपी के बीच में कशमकश चलेगी। वहां दोनों दलों के नेता भी हैं स्थानीय तौर पे, तो वो भी चाहेंगे कि वो लड़ें, और 5 साल किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं तो वो इसीलिए लड़ते हैं कि चुनाव लड़ें। तो मुझे लगता है कि एक टसल होगी, उतना इजी भी नहीं होगा सेटल करना। खास तौर पर मेरठ, बागपत का इलाका, मथुरा का इलाका, मुजफ्फरनगर का इलाका, शामली का इलाका, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, इन इलाकों में एक टसल आरएलडी और बीजेपी के बीच में निश्चित होगी पंचायत चुनावों को लेकर के, और वो रणनीति कर रहे हैं। वो लगातार मीडिया में बयान जारी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और अभी तक सेंट्रली टॉप लीडरशिप के लेवल पे कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है दोनों पार्टियों का। तो मुझे लगता है कि ये एक टसल होगी, जिसके नतीजे क्या होंगे ये आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस सिचुएशन का विपक्ष कोई फायदा उठाए, लेकिन बीएसपी पंचायत चुनाव में आती नहीं। समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिए कि वो इस चुनाव में उतरेंगे, और मुझे लगता भी नहीं कि वो उतरेंगे इस चुनाव में। इसकी संभावना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो घोषित कार्यकर्ता हैं, जो लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। तो टसल प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों पे होगा, वहां समाजवादी पार्टी लड़ाएगी कैंडिडेट्स को निश्चित तौर पर। अभी भी जो हम देख रहे हैं, जो गतिविधियां हैं, मैं सरभाई से पूछूंगा, तमाम जो पोस्टर वार चल रही है उसमें सपा के तमाम नेता हैं जो बाकायदा सपा के नेताओं के फोटो के साथ मैदान में उतर रहे हैं। निश्चित एक और बड़ा फैक्टर आया इसमें, चंद्रशेखर आजाद, वो लड़ेंगे इस चुनाव को। वो इसी मंच से घोषणा कर चुके हैं, वो आए थे हमारे स्टूडियो में और उन्होंने घोषणा की थी कि वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। शर्मा जी, मैं इस पे चूंकि राणा जी ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया, तो बसपा चूंकि लड़ती नहीं है, लेकिन बसपा ने एक बड़ी रैली अभी लखनऊ में की है। तो ऐसे में जो ये वोट बैंक है, खासतौर से जो दलित वोट बैंक है वो भी, और आसपा का यानी आजाद समाज पार्टी का पंचायत चुनाव लड़ना, तो ये पश्चिम की राजनीति में कैसे भविष्य में भी और अभी क्या इम्पैक्ट होगा इसका? ऐसा ना वैसा अभी माननीय काशीराम जी के जो परिनिर्वाण दिवस था, और उस पर लखनऊ में बड़ी विशाल रैली हुई, और जिस तरह वहाँ लोग जुड़े, तो उसने ये आठ तो दी है कि इस बार ये घोषणा भी की है बसपा ने कि जिला पंचायत का चुनाव बसपा लड़ेगी।
और अच्छा यहाँ की है मेरा हाँ मुझे घोषणा की है। और लगातार चूंकि लगातार अब आवेदन ही मांग अभी लिए हैं बसपा ऐसा कोर्ट कुछ ने। नहीं नहीं, लोकल लेवल पे, लोकल लोकल लेवल पे हाँ जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, एक बात तो मैं थोड़ा क्लियर इसमें कर हालांकि दूं उनका कि ट्रेंड रहा है हाँ, और लंबे नहीं समय लड़ते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो मेरा हम लोगों ने देखा इतने साल में कि अगर कोई पार्टी ऑफिशियल घोषणा नहीं भी करेगी, लेकिन जो उनका कैडर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने स्तर पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो और उसमें इस बात का इम्पैक्ट होगा कि किस पार्टी का कार्यकर्ता देखिए है। साहब इसलिए कोई 2027 में चुनाव है नहीं, विधानसभा मैं एक का। बात समझ, अगर कोई पार्टी खुले तौर पे नहीं भी लड़ती, चाहे बसपा हो, सपा को लेकर जो भी, लेकिन ये बात तय है कि जो चुनाव होंगे मैदान पे, उसके उस पे इन कार्यकर्ता पार्टियों के कार्यकर्ता उसी बेस पे लड़ेंगे। वो अपने नेताओं के चेहरों के साथ लड़ेंगे, उनके पोस्टरों के साथ लड़ेंगे। हालांकि जो कहा रामबुल जी ने कि सिंबल तो होता नहीं है, लेकिन कोई पार्टी अछूती पंचायत चुनाव से रहेगी नहीं। अगर सपा बसपा जो भी पार्टी लड़ेगी। देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है, और जहां तक चंद्रशेखर आजाद जी की बात है तो वो तो अब से 1 साल पहले घोषणा कर चुके। उन्होंने कहा कि ग्राम जिला पंचायत का चुनाव आएगा, बोले पंचायत चुनाव आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। और लगातार आजाद समाज पार्टी पूरे वेस्ट यूपी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां वो रैली कर रहे हैं, कल इलाहाबाद में उन्होंने रैली की है, और वहां भी कहा कि पंचायत चुनाव के लिए लोग कमर कसे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। तो और जहां तक बसपा की बात है तो बसपा तो जो कि सबसे आवेदन लेने लगी। और ये जो अभी जो परिनिर्वाण दिवस था माननीय काशीराम जी का, वहाँ बहुत सारे जो जिम्मेदार लीडर्स हैं बसपा के, उन्होंने घोषणा की है। और चूंकि 2027 के चुनाव को लेकर बसपा ने तैयारी पूरी तरह कर दी है। उन्हें मान लिया कि जो सेमीफाइनल है 2027 का, पंचायत में भी बहुत शिद्दत के साथ चुनाव लड़ना है, और 2027 की तैयारी शुरू कर दी उन लोगों ने। अच्छा, इसमें हो सकता है कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि घोषित किसी पार्टी ने जो दूसरी पार्टी ने किया, आरएलडी, मुझे लगता है आरएलडी और आसपा दो पार्टियों ने खुले तौर पे घोषणा की है। भाजपा के की तमाम बैठकें हो रही हैं पंचायत चुनाव को लेके। और सपा के नेताओं का मैं इसलिए कह सकता हूँ, कई नेता ऐसे मेरिट में जो घोषित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश का मुलायम सिंह के फोटो लगा चुनाव लड़ रहे हैं, आसपास कई तमाम दीवारें वॉल पेंटिंग भी हो रही है। महत्वपूर्ण ये है कि जब हम सत्ता के सेमीफाइनल की बात करते हैं तो यही सेमीफाइनल है। अब तो सत्ता का सेमीफाइनल अगर चुनाव से देखें, भाजपा ने हालांकि पिछले चुनाव में बहुत शानदार जीत दर्ज की थी, लगभग एक तरफा तमाम ब्लॉक प्रमुख जीते, जिला पंचायत अध्यक्ष जीते, लेकिन चिंता तो भाजपा की भी है ही ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बनाने की। आरएलडी तो मानी जाती है ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है। बसपा वेस्ट यूपी में खासतौर से हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बड़ा कैडर वोट रहा। अब ऐसे में जो आप बात कर रहे थे, मायावती जी की रैली के बाद एक तरफ हम चंद्रशेखर जी के उत्थान की बात कर रहे हैं, ऊपर से मायावती जी का वापसी कह सकते हैं, पिछले दिनों काफी शांत रही। इससे जो उनका वोट बैंक है, हालांकि चंद्रशेखर जी ने इस पर आपत्ति जताई थी कि हमारा सब वोट बैंक है, इसलिए कोई हमें ना कहे कि हम एक ही पार्टी के वोट बैंक है, बट फिर भी इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि उनका जो कोर वोटर है वो बसपा का और आसपा का लगभग एक है। तो ऐसे में मायावती ने जो रैली करी है, और बसपा आसपा के यानी चंद्रशेखर आजाद की जो आकांक्षाएं, इच्छाएं, उन्होंने काम सबसे ज्यादा मुझसे उन्होंने कहा कि आप जब रिजल्ट देखेंगे तो मैं आपसे लिखित में बात करूंगा, सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमारे जीत के हैं ग्रामीण स्तर पर। तो इन दोनों के आमने सामने होने से, या इन दोनों के कैडर के आमने सामने होने से क्या इम्पैक्ट आएगा पंचायत चुनाव में और भविष्य की राजनीति में? पंचायत चुनाव में तो जब दोनों के प्रत्याशी आमने सामने लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वोट बटेगा, और वोट बटेगा तो किसी और को लाभ होगा। क्योंकि आजाद समाज पार्टी के भी समीकरण अलग हैं और बहुजन समाज पार्टी का अपने अलग समीकरण है। लेकिन कैडर की जहाँ तक बात है कि आजाद समाज पार्टी के पास में जो यूथ है, वो यूथ बहुत आक्रामकता के साथ में उनके साथ है और चुनाव को लड़ाता है। जहाँ तक बसपा के कैडर का मामला है, तो बसपा का जो कैडर है, जो वोटर है, वो मतलब वो पूरी तरह समर्पित है बसपा के लिए, लेकिन वो आक्रामक नहीं है, वो शांत भाव में होता है। उसे पता है कि वोट हमें कहाँ करना है, जहाँ आदेश हो गया वहाँ वोट करना है। और तो मुझे लगता है कि अगर दोनों आमने सामने होंगे, जाहिर सी बात है होना है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने पहले घोषणा कर दी, और बसपा तो लगातार अब 2027 को लेकर जो कि सेमीफाइनल मान लिया उन्होंने, तो वो तो तैयारी अपने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अब इसका फायदा, चूंकि कई बार समीकरण ऐसे होते हैं, दोनों के अलग अलग समीकरण होते हैं। दरअसल जिला पंचायत का जो चुनाव है, वो चुनाव बहुत ज्यादा पार्टी बेस पे चुनाव नहीं होता, वो लोकल जो समीकरण होते हैं, जातीय समीकरण, उस पर चुनाव होता है। लोकल समीकरण में लोकल कैंडिडेट्स की छवि के ऊपर भी हाँ, होता है, तो छोटा पार्टी के चुनाव नाम पे रहता हम लोग देखते है। हैं हाँ। कि पार्टी के नाम पे बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलता जिला पंचायत में। वहां तो समीकरण होते हैं, किसके पास समीकरण जिसके पास होते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसके पास में ज्यादा समीकरण होंगे, क्योंकि कास्ट का समीकरण होता है। जैसे मैं एक बात करूं, कई बार जब उन्होंने एक रैली में उपचुनाव में मीरापुर हमारी बात हुई थी चंद्रशेखर आजाद जी से, उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि गुजर समाज के प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा था गुजर समाज से कि मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ, आगे बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होंगे, और मैं आपको वोट दिलवाऊंगा। तो अगर ऐसे जातीय गठबंधन होता है, जहां बहुसंख्यक जाति है, और बहुसंख्यक जाति में
अगर ओबीसी की कोई बहुसंख्यक जाति है और उसे टिकट दे दिया, उन्हें लगता है कि जो उनका अपना वोट बैंक है वो चंद्रशेखर जी के साथ है, तो वो अपना अलग इफेक्ट डालेगा। तो जिला पंचायत में मुझे लगता है कि पार्टी का बहुत ज्यादा वो नहीं होता, वहाँ लोकल लेवल पे जिसके समीकरण बनते हैं, जिसके पास वोट बैंक ज्यादा होता है, जिसकी छवि अच्छी होती है, वो जिला पंचायत में चुनाव जीत जाता है। हमने ऐसा देखा है जो बड़े लोग हैं वो जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाते, हालांकि वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। तो ये इतना बारीक चुनाव है, यहाँ तो मैं लोकल समीकरण रामपुर जी होते हैं। आपसे, चूंकि शर्मा जी ने कहा कि बारीक चुनाव है, बड़ा लोकल चुनाव, और मैंने भी कई बार ऐसा देखा कि पार्टी से उनसे ऊपर वहाँ लोकल फैक्टर्स पे, लोकल जातीय समीकरणों पे भी चुनाव इम्पेक्ट करता है। ये जो बारीकी है पंचायत चुनाव की, आपने तमाम पंचायत चुनाव देखे करें, तो वो किस तरह से बाद में इम्पैक्ट डालती है बड़े चुनाव पे, इस पे जरा थोड़ा सा मैं आपसे बात करूं। दरअसल जो ये चुनाव है ग्राम पंचायत का, ये 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है उसका सेमीफाइनल ही होगा, क्योंकि नहीं, लेकिन ये थोड़ी जो कंट्राडिक्टरी, एक तरफ हम कह रहे हैं कि पार्टी लाइन पे नहीं होता, फिर हम कह रहे हैं हाँ उसका पार्टी सेमीफाइनल है। लाइन पे ये ऐसा होता है, सरकारी सिस्टम है, जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, इस दो पद ऐसे हैं जिनको लेके तोड़फोड़ चलती है। जी, मतलब ये असल तो में हम देखें तो राणा जी भी सब भाई, असल लड़ाई जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष की और और ब्लॉक और दरअसल ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख की। दरअसल आप जो सवाल कर रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाले हैं अगले चुनाव के बाद, जो ब्लॉक प्रमुख बनने वाले हैं, उनका एक इलाकाई पॉलिटिक्स में बड़ा दखल होता है। वो पंचायत की पॉलिटिक्स, थाना, तहसील, इस पे लोगों को मोबिलाइज करते हैं, काम कराते हैं, उनकी एक नेटवर्किंग होती है। और जब विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव होता है तो यही वो लोग होते हैं जो मास जी, मोबिलाइजेशन मास बूथ लेवल मोबिलाइजेशन पे करते हैं, बूथ तक, जो हम बूथ गांव के लेवल लेवल पे जी, मोबिलाइजेशन करते हैं। तो इसलिए ये चुनाव अहम होगा। इसलिए हमने कई बार ये भी देखा कि जो मैंने कहा यूपी की पॉलिटिक्स में अतीत में आप देखें आफ्टर फ्रीडम और यहाँ तक पिछले पंचायत चुनावों तक कई बार ऐसे ट्रेंड भी देखने को मिले हैं कि सत्ता पक्ष के जिला पंचायत अध्यक्ष बहुत कम आए, लेकिन अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कब्जा सत्ताधारी दल का हो गया। तो ये अप्रत्याशित टूल्स और टेक्निक्स भी इसमें एक्चुअली आप तो, ये तो खैर अब चूंकि आपने पहले बोल दिया, और इसमें इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है, जिसकी हाँ, सरकार निश्चित। रही, जिसकी वो सरकार बनाता रही रहा, उसने सपा अपने की बनाता सरकार रहे, थी तब भी, बसपा की सरकार थी बने तब तब भी, भी, और अब पिछली सरकार कांग्रेस तब में भी। भी, और हाँ, इवन अब ये बीजेपी में भी। खासतौर से पिछली तीन पार्टियों सरकारों की बात करें हम, बसपा, सपा और भाजपा, निश्चित। ट्रेंड लगभग एक जैसा ही रहा, सभी की सरकारों में उनके समर्थक ज्यादा अध्यक्ष लोकल में बने। आप देखेंगे कि ये चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो बड़े लेवल, इनमें वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। जी, उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों के आप वोटिंग ट्रेंड को देख लीजिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगमों के चुनाव हो, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पंचायत चुनावों में होता है। जी, दूसरा ये कि ये जो लोग प्रमुख या अध्यक्ष बनने वाले हैं, ये अपनी अपनी पार्टियों में विधानसभा का टिकट भी मांगेंगे, ये एमएलए के दावेदार भी होंगे, और कई बार एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए सत्ताधारी दल खास तौर पर कैंडिडेट्स बदलते हैं। जी। तो जो कैंडिडेट्स बदले जाएंगे तो उनको कुछ पुराने कार्यकर्ता और नए वजनदार लोग रिप्लेस करेंगे, तो ये खतरा पैदा भी करेंगे कुछ पुराने जमे जमाए जी, विधायकों ये के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण आपने राणा जी कहा कि पंचायत चुनाव, जो लोग गांव देहात के लोग समझते होंगे, वैसे तो पश्चिम में हम सब हैं जो शहर में भी रहते हैं, उनमें भी अधिकांश का जो ओरिजिन है वो गांव से ही है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक नई जमात नेताओं की खड़ी करने के लिहाज से तमाम बार कुछ ऐसे चेहरे आए, आप मेरठ में भी देखें सॉरी, कि जिनका पहले राजनीति में बहुत दखल नहीं था, लेकिन वो ब्लॉक प्रमुख के तौर पे एक नए चेहरे के तौर पे उभरे और बाद में राजनीति में उनका एक इंपॉर्टेंट दखल रहा। या जिला पंचायत के चुनाव से पहले शायद ही कोई इतना बड़ा चेहरा रहा हो, लेकिन जब वो अध्यक्ष बन के आए तो उन्होंने अपने समाज पे भी और अपने इलाके में बड़ा प्रभाव डाला। तो महत्वपूर्ण बात यह जो राणा जी कह रहे हैं कि ये लोग जब जीत के जाएंगे, चाहे सत्ताधारी दल के हों जिसके भी, ये जो हम बूथ लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये विधानसभा चुनाव में बूथ लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे होंगे और अपनी अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जो बड़े नेता भी हैं, जो विधायक हैं या जो लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने अपने लोग अभी से सेट करने शुरू कर दिए कि वो किस इलाके में किनको जिला पंचायत लड़ाएंगे और फिर उनसे बाद में भविष्य में उनका फायदा लेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे थे राणा जी, आजम खां बाहर आ चुके हैं। हालांकि मैंने कहा पंचायत चुनाव से अलग का सवाल है, लेकिन राजनीति में कुछ भी होता है तो वो अलग नहीं होता, किसी न किसी इम्पैक्ट रहते हैं। आजम खां के बाहर आने के बाद अखिलेश यादव उनसे मिलने चलेंगे। पश्चिम में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे
विधानसभा हो चाहे म्यूनिसिपल बॉडीज के चुनाव हो, मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है और सबकी दावेदारी चंद्रशेखर की भी मजबूती से है। आरएलडी भी बार बार गांव देहात में उन्होंने तमाम मामलों में साथ दिया मुस्लिमों का। तो ऐसे में जो आजम खान की वापसी है और अखिलेश का उनके घर जाना है, बीच में आया कि वो बसपा जा सकते हैं, कोई और बड़ा मूव कर सकते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट अभी और 27 के चुनाव में? देखिए, जिस तरह से आजम खान की वापसी हुई और सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा हुई। 5 साल वो आउट ऑफ सीन रहे, बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं थे, मीडिया के संपर्क में नहीं थे, नेताओं के संपर्क में नहीं थे, और आजम खान के दिल में ये दर्द भी दिखा कि उन्हीं की पार्टी के शीर्ष नेताओं के वो संपर्क में नहीं थे। लेकिन बाहर आते ही जिस तरह की लाइमलाइट आजम खान ने खींची है, पूरा मीडिया 10 दिन तक उनके घर पर रहा, रामपुर में रहा, और नेशनल मीडिया ने उनको कवर किया। तो इस 10 दिन के बाद आजम खान यूपी की पॉलिटिक्स में एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं। उनके पास जबरदस्त संवाद अदायगी की कला है, भावनाओं की कला है उनके पास। तो उन्होंने एक इमोशंस क्रिएट किए हैं और एक बड़ा फैक्टर इस समय वो बन गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका रुख क्या होगा 2027 तक आते आते। पंचायत चुनाव में तो मुझे लगता है कि वो बहुत दखल नहीं देंगे और बहुत बड़ा फैक्टर होंगे भी नहीं वो, क्योंकि उन इक्वेशंस पे पंचायत चुनाव होते भी नहीं है। लेकिन वो यूपी के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। मैंने इसलिए नाम लिया ना जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि पंचायत चुनाव में, लेकिन जब हम सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे हैं और आजम का 27 के मुख्य चुनाव में बड़े फैक्टर होंगे, इसलिए मैंने जिक्र किया, नहीं तो मुझे मालूम है कि इससे उनका कोई खास ऐसा वास्ता नहीं है। दरअसल आजम खान इसलिए भी रिलेवेंट हैं कि अलग अलग तरह से लोग आकलन कर रहे हैं उनकी स्थिति का। जब वो आए निकल के तो कई बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरह की खबरें भी आई कि साहब वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में ये खबरें लगभग इनका वजन खत्म हो गया। उन्होंने खुद भी स्पष्ट कर दिया कि वो नाराज भले ही हो अखिलेश यादव से, दर्द भले ही हो उनके सीने में, कसक भले ही हो, लेकिन वो छोड़ के जाने वाले नहीं है उनको। फिर ये भी हुआ, अभी रिसेंटली उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। फिर एक सवाल ये भी हुआ, ये बहस के केंद्र में आया कि सत्ता के चाहने के बिना तो ये सुरक्षा नहीं मिल सकती। और तथाकथित तौर पर मुझे नहीं पता कि इन मुकदमों का अंजाम क्या होगा, लेकिन जिस तरह के एलिगेशंस आजम खां पर लगे, जिस तरह उन्होंने खुद भी अपने बयानों में कहा कि बकरी डकैती, भेड़ डकैती, इस टाइप के मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए। तो अगर इस तरह के आरोपों के बावजूद उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है तो इसका राजनीतिक संदेश क्या है, ये पूरे देश की जनता और जानकार लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये दरअसल जो राजनीतिक दल होते हैं वो बड़े करीने से संदेश भी देते हैं, वो संदेश देना भी जानते हैं। तो इससे क्या होगा कि आजम खान की जो विश्वसनीयता है वो संदेह के दायरे में आएगी। सवाल खड़े होंगे कि सत्ताधारी दल की शह के बिना तो सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो क्या वो सत्ताधारी दल के लिए काम करेंगे। एक सवाल ये भी है कि आजम खान अगर खुलकर के आज समाजवादी पार्टी छोड़कर चले भी जाएं, वो किसी राजनीतिक दल में चले जाएं या अपना कोई राजनीतिक दल किसी छोटी पार्टी के साथ मिलकर के बना लें, तो वो शायद इस सपा और कांग्रेस के गठबंधन को बहुत डैमेज करने की स्थिति में नहीं होंगे, जो मुझे लगता है। क्योंकि मुस्लिम वोटर्स का अभी तक जो बातें भी आई हैं राणा जी, देखिए राजनीति में कुछ भी बिना निहितार्थ तो होता नहीं है। मुझे लगता है आजम खां का जो समीकरण है उसके लिहाज से उनको नाराजगी के बावजूद भी सूट अभी भी समाजवादी पार्टी लेकिन इसके बावजूद जितने मुकदमे हैं उनके ऊपर, जितना कानून का शिकंजा उनके ऊपर है, उस तरह से क्या वो खुलकर के समाजवादी पार्टी के लिए काम कर पाएंगे, या उनकी जो स्क्रिप्ट अभी तक लेकिन जो बोल रहे हैं वो तो खुल के बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन भविष्य में चुनाव के वक्त में बोलने के मायने होते हैं। हमने देखा कि पिछले चुनावों में, चाहे विधानसभा का पिछला चुनाव देखिए, तो कुछ मुस्लिम नेताओं के जिस तरह के बयान आए समाजवादी पार्टी के खेमे से, उसने पोलराइजेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब जब उत्तर प्रदेश में कम्युनल पोलराइजेशन होता है, तब तब भारतीय जनता पार्टी फायदे में चली जाती है। तो चुनाव के वक्त में बोलने के मायने होंगे कि आजम खान चुनाव के वक्त में क्या बोलते हैं, उनके शब्द क्या निकलते हैं। चूंकि उनके शब्द बहुत धारदार शैली उनके पास है, वो सीधे सीधे दिल में उतरती है। और वो केवल मुस्लिम सेगमेंट के नहीं, उनके वोटर्स पे, हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुना होगा आपने, उन्होंने कहा, भूपेंद्र चौधरी ने, कि हमारी निगाह है, हमारी नजर है इस पे कि आजम खान क्या स्टेप लेते हैं, हम इसको गहराई से देख रहे हैं, तोल रहे हैं। नहीं, ये तो ये जो पोलराइजेशन वाला फैक्टर है, ये आजम खान की स्क्रिप्ट उस वक्त चुनाव के वक्त भी अपनी ही होगी कि नहीं होगी, या ये जो कानून का शिकंजा है इसके चलते वो इस बीच में फिर जेल चले जाएंगे, ये अभी भविष्य के
गर्भ में है, इस पर नजर बनाए रखना होगा सबको। और इसी से पता चलेगा कि ये अभी बहुत शुरुआती ट्रेंड है कि वो आए हैं, जी। उनके भाषणों का मैक्सिमम हिस्सा देखिए इमोशनल है, पार्टी नेतृत्व के प्रति दर्द है, अपने मुकदमों का जिक्र कर रहे हैं। वो सरकार पे हमलावर नहीं है कहीं भी, वो प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर नहीं है। आप उनके उस भाषण को याद कीजिए जब वो पार्लियामेंट में थे और बादशाह कहकर के संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, और जिस तरह का हमला उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर उस वक्त किया था, वो तेवर आज बदल चुके हैं। नहीं, लेकिन इसमें राणा जी मैं आपको रोक के बीच में कहूंगा, देखिए राजनीति में जो अभी आपने कहा कि हर चीज का एक समय होता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई उनकी तरफ से बयान नहीं दे रहा, लेकिन तेवर बदलने से पहले मुझे लगता है कि आजम खान पहले तोल रहे हो, क्या पता वो पहले अपने जो 5 साल के बाद लंबे समय के बाद समर्थकों के बीच में है, उनकी पसंद के बिना सपा ने वहां से लोकसभा में अच्छी जीत दर्ज की। तो ऐसे में जो आप इमोशनल टच की बात कर रहे हैं, देखिए मैं पश्चिम में खासतौर से अभी हम शाम को एक वाक्य का वादा करते हैं कि पश्चिम में ये ट्रेंड है कि जब आदमी की आंखों में आंसू आ जाए तो उसके जो लोग हैं वो तमाम गिले शिकवे भूल के उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि भाई अपना आदमी है, ये रोना नीचे टाइप से। तो हो सकता है कि आजम खां अभी इमोशनल बैकग्राउंड पे ये सुनिश्चित करना चाह रहे हो कि उनके जो सपोर्टर थे जिन्होंने लंबे समय तक उनके पीछे खड़े रहे, वो उनके साथ पहले उनको गैदर कर लें और फिर जब ताकत आ जाए तब वो कोई नया फैसला करें कि आगे किस तरह से नहीं, बढ़ना मैं ये है। कहना चाहता हूं कि आजम खान साहब का जो वोटर है वो तो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ था। जी। ये जो 37 सीट्स यूपी में आई हैं लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की, ये इसमें वो वोटर उसके साथ इंटैक्ट रहा है, मजबूती से खड़ा रहा है। तो आजम खान साहब कौन सा नया वोटर समाजवादी पार्टी के लिए लेकर के आए हैं, सवाल ये बड़ा है। दरअसल जब जो 12 से 17 की सरकार थी अखिलेश यादव जी की, उस सरकार में उनके परिवार के भीतर भी टसल था, पार्टी के भीतर भी टसल था। और आप गौर से देखिए तो जितने बड़े नेता थे उनको बहुत बहुत ही करीने से अखिलेश यादव ने पीछे किया, उनकी इमेज से आगे जाने की कोशिश की। उनका जो ठप्पा था, चाहे उनमें शिवपाल यादव जी हों, चाहे आजम खान साहब हों, जितने बड़े कद्दावर नेता थे, जिनका एक रसूख था, जिनका एक वजूद था, उनकी इमेज को उससे आगे नहीं, अपनी एक इमेज क्रिएट की लेकिन अखिलेश इसमें यादव एक ने। बात तो फिर अखिलेश यादव ने, लेकिन ऐसा तो नहीं है आज शिवपाल वापस लौटे हैं। देखिए राजनीति में जो मुझे लगता है कि संदेश देने की जो आपने बात की थी, देखिए कितना ही उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो परिवार की एक टूट का जो मैसेज गया उससे उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी और उसके बाद लोकसभा चुनावों में भी भारी नुकसान हुआ। जब ये मैसेज जा रहा है कि अब लोग वापस लौट रहे हैं, शिवपाल भी अभी नेताजी की नहीं लौटे हैं, लेकिन अभी उनकी भूमिका क्या है ये भी देखना होगा ना, जी। उनका वजूद क्या है पार्टी के भीतर। 2012 के शिवपाल यादव, जो उस वक्त जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो हमने देखा कि नेताजी ने कई मंचों पर सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री को, जब आप घर में डांट रहे होते हैं तो बेटे को डांटते हैं, असहमति जाहिर करते हैं, लेकिन जब आप मंच पर भीड़ के सामने खुले तौर पर कुछ कह रहे हैं तो उसके सियासी मायने होते हैं, वो महज पारिवारिक मसला नहीं होता है। तो तब आप देखिए अखिलेश यादव उस वक्त से निकल करके आगे बढ़े कि जब शिवपाल यादव एक बड़ा फैक्टर थे समाजवादी पार्टी के भीतर, प्रदेश के अध्यक्ष थे, पूरे संगठन पे उनकी पकड़ थी। जब आजम खान साहब का एक अपना वजूद था उसमें, तो अखिलेश यादव वहां से उन बड़े आइकन्स के बीच में से आगे निकल करके आए, पार्टी को होल्ड किया उन्होंने, सारी संभावनाएं खारिज कर दी। शिवपाल यादव उतना बड़ा धड़ा तोड़कर नहीं ले जा सके अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव सरेंडर करें। आजम खान साहब की भी ये सिचुएशन है कि वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं थे, लेकिन आजम खान साहब ने जो इमोशनल डोज उस वोट बैंक को दी है पिछले 10 दिन के भीतर, उसके बाद अखिलेश यादव मजबूर हुए कि चल करके रामपुर तक आए। शायद मुझे लगता है कि मेरी नजर में अखिलेश यादव ने यहां पर बोल्ड स्टेप लिया होता और वो चलकर नहीं आए होते तो शायद अखिलेश यादव को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो जो वोट बैंक है वो मजबूती से उनके साथ खड़ा है। आप कल्पना कीजिए अगर यही सीन 2027 के इलेक्शन के करीब जाता है और इलेक्शन के बीच में आजम खान साहब कुछ एग्रेसिव भाषण देते हैं, बोलते हैं, तो जितना मुस्लिम्स का मोबिलाइजेशन वो करेंगे सपा के पक्ष में, उससे ज्यादा काउंटर मोबिलाइजेशन दूसरे तबके का हो जाएगा। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए तलवार की धार पे चलने के समान है। रामबुल जी, ये जो पंचायत चुनाव है, चूंकि बड़ा चटक चुनाव रहता है, छोटे छोटे स्तर पे तमाम तैयारियां होती हैं, तो आप बताइए कि जमीनी स्तर पे अभी जो माहौल है गांव देहात में पंचायत चुनाव का, चाहे जिला पंचायत मेंबर का हो, प्रधानी का हो, बीडीसी का, वो कैसा चल रहा दरअसल है? 5 साल बाद जो है गांव के लोग इस चुनाव का इंतजार करते हैं, क्योंकि
इसमें जो सस्पेंस है, गड़े मुर्दे सब उखड़ते हैं। परिवार के जिस प्रत्याशी के दादा ने कोई गलती की होगी तो वो भी उखड़कर पंचायत चुनाव में सामने आ जाएगी। यही नहीं, उनकी बल्ले बल्ले भी होती है। अभी से जैसे दीपावली आ रही है और जो संभावित प्रत्याशी हैं वो पूरा जोड़ तोड़ करते हैं और अपने मैं ये तो कहता नहीं कि हर घर में वो मिठाई पहुंचा देंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो मेन उनके कार्यकर्ता हैं गली मोहल्लों में, उनको तो वो तर कर ही देंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है रामबुल जी कि जो जो गांव में जो त्योहार का कल्चर है, मुझे लगता है ये दिवाली थोड़ी सी और ज्यादा बेहतर दिवाली इसलिए हो जाएगी कि आमतौर पर जो लोगों से मिलने जुलने का जो चलन है वो चुनाव का रंग घुला होगा। हाँ, इस चुनाव अभी मुझे लगता है होली शायद पहले आएगा चुनाव की था, लेकिन दिवाली तो बिल्कुल तय है कि ये हाँ। पंचायत चुनाव की सबसे आखिरी इन प्रधानों के एक नया ट्रेंड, नया क्या, ये पिछले 1.5-2 दशक पुराना ट्रेंड है हाँ कि जब पंचायत चुनाव होते हैं तो उस दिवाली कैंडल्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जी हाँ, जी। मोमबत्ती। जैसे जिला पंचायत के मेंबर हैं तो 15-16 गांवों में जितने भी उसके वार्ड में पड़ते हैं, सब में कैंडल लेके जाके गाड़ियों में भर भर के कैंडल, घर घर जाके कैंडल देते हैं, हाँ। मिलते हैं, मिठाइयों के नहीं, डिब्बे इसमें मिठाई- एक चीज और है राणा जी, जो मिलने जुलने का चलन है, जैसे आमतौर पर गांव में भी पिछले कुछ समय में गांव के रहने वालों को देखा कि लोग थोड़ा कम मिलते जुलते हैं। पहले हम लोग दिवाली पे होते थे रामबुल जी, तो गांव में खील बतासे बढ़ते थे, शायद अभी भी कुछ परिवारों गांव में बढ़ते हो। तो हम जो जूनियर सबसे छोटा बच्चा गांव का रहता था, तब छोटा था, जो थोड़ा बड़ा भी हो गया, उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो एक बैग ले या और घर घर जाके बांटे। कुछ समय से, और इसकी वजह भी मैं कहूँ राणा जी, इसकी वजह भी जो है पंचायत चुनाव की जो थोड़ी सी रंजिश बढ़ी, थोड़ी सी गांव देहात में थोड़ा जो सद्भाव था वो कुछ कम हुआ, तो उससे घटते चले गए परिवार। वरना पहले होता था पूरे गांव में सबके यहाँ देखे जाना, लेकिन जिस साल चुनाव आ रहा होता है, मुझे लगता है लोग फिर वो नाराजगी भूल जाते हैं और जो मिलने जुलने का चलन है शायद वो बढ़ जाता है। सभी जगह जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी उनके परिवार के लोग हैं। और एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगता है इस दिवाली होने वाली, जो लोग बाहर रहते हैं आमतौर पर बेचारे वो चले जाते हैं तो कई बार नहीं याद रहती है, ऐसे समय में प्रत्याशी जो है वो लोगों को बुलाने की बड़ी कोशिश करते हैं कि दिवाली पे एक बार आ जाए तो अभी से जो है तैयारी शुरू हो जाए। तो ये जरूर माने कि जो आपने कहा, खैर वो तो सरकार भी ध्यान दे, इस पे पुलिस प्रशासन भी ध्यान दे कि ऐसी चीजें जो अनैतिक है, इलीगल है। की एक बात बिल्कुल सही है कि आबकारी विभाग का रेवेन्यू शायद बहुत बढ़ने वाला है इस दिवाली और खास तौर पर मिठाइयों का कारोबार भी। मिठाई का कारोबार भी जबरदस्त होने वाला है। वो इसको लेकर के ये आपकी बात बिल्कुल सही है और तार्किक है कि समाज और सरकार दोनों को बहुत अलर्ट मोड पे रहना होगा, जोखिम भरा भी है। देखिए, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे राणा जी, मैं सोच रहा था, हमने शुरुआत की राजनीति से, कई सारे फलक जुड़ गए, कोई एक विषय हमने से रखा कि जो चुनाव है इसमें जितनी समग्रता है और जो आपने अलर्ट मोड पे, इस वक्त तमाम ऐसी चीजें भी हैं, कुछ रंजिशें पुरानी चली आई हैं और पश्चिम में ऐसे भी कई मामले रहे हैं जहाँ चुनावी रंजिशों में मतलब जान तक लोगों की गई है। तो ऐसे में उस लिहाज से तो अब मुझे लगता है समाज के लोगों को भी उनको भी अलर्ट रहना होगा, पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहना होगा। टकराव भी रहता है। पर जो मस्ती है इस चुनाव की, खासतौर से मुझे लगता है कि वो अब इस दिवाली से जो शुरू हो सबसे बचा श्री शुरू हो जाएगी और फिर वो हाँ। श्री गणेश। इसमें एक बड़ी और बात मैंने जो अभी कुछ दिनों पहले गांव से सुनी कि अभी जो प्रधानी के प्रत्याशी है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा बेचारे संकोच करे हुए हैं। संकोच में है उन्हें कि लगता है जो आरक्षण आप में- कह रहे हैं कि वो खर्चा करना पड़ेगा, उनके हाँ। इंतजाम करना पड़ेगा, तो उन्हें भी इस बात की चिंता जो राणा जी आप करते हैं आरक्षण कुछ जगह के लिए, कुछ क्या कहीं भी कोई आरक्षण कहीं भी तो क्लियर क्लियर नहीं है। तो और ऐसे में खर्चा शुरू कर दिया उन्होंने भी। नहीं खर्चा, लेकिन खर्चा कुछ लोगों ने शुरू किया, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर होके, जैसे चुनाव में यही बड़ा ट्रेंड है, कुछ लोग रिटायर होकर आके चुनाव लड़ते हैं पर जीवन भर की कमाई रहती है, तो वो बेचारे थोड़े से अभी संभले हुए हैं कि जिससे कि अब जब पंचायत चुनाव हो, ये पता इसमें नहीं क्या। दिलचस्प तथ्य और सामने है। हम लोग इधर काफी घूम रहे हैं पंचायत चुनाव के संदर्भ में, बहुत सारे गांवों का हमने विजिट किया, तो अब ट्रेंड बहुत बदला है। पहले गांव का जो प्रधान है वो अधिकतर गांव में ही रहता था, जी। अब हमने देखा कि मोस्टली जो प्रधान है गांवों के वो पास के कस्बे या शहर में रहते हैं और जी। वो सीधे तौर पे उस इलाके के विधायक और सांसद के साथ जुड़े रहते हैं। कई प्रधान हमने ऐसे देखे कई गांवों में जो अलग अलग विभागों से
विधायक निधि से, कई कई विधायकों की निधि से पैसा ले आए, जी, कई कई जी। सांसदों की निधि से पैसा और ले आए। इसी में रण जो हम फिर जहां से शुरू चले थे कि आखिर ये चुनाव कैसे उस चुनाव से जुड़ा है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी से जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जिन जैसे मैं कुछ लोग, उन्होंने तय करना शुरू कर दिया कि इस गांव में कौन मेरा प्रधान होगा निश्चित। या कौन सा जीतना चाहिए। हम लोगों को जो बाहर मतलब जो उसमें प्रोसेस में वाले उनको सीधे तौर पर ना दिखता हो, लेकिन कम से कम जिन्हें अगले चुनाव, खासतौर से विधानसभा चुनाव वाले के, तो अपने क्षेत्र के टिप्स पे है कि वहां कौन लड़ रहे हैं और उनमें से कौन से मेरे खेमे का हो सकता है जो आने वाले चुनाव में मदद करेगा। निश्चित तौर पे इसमें कास्ट एक फैक्टर होगा कि लोकल लेवल पे कास्ट कॉम्बिनेशन क्या बैठता है। फिर जिस विधायक या सांसद को अपने इलाके में जिला पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख बनवाना है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि एक प्लानिंग करेगा। चूंकि मान लीजिए मौजूदा विधायक के विधानसभा क्षेत्र में 3 वार्ड आते हैं जिला पंचायत के, या 2 आते हैं और उन्हीं में हार गए उनके कैंडिडेट्स, जी। तो विधायक जी का तो अगली बार टिकट का संकट हाँ, खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण अब है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कैंडिडेट्स को जिता के लेके आए, पहले तो फिर डिसाइड करवाएं पार्टी के भीतर की किसका टिकट होगा, जी। और डिसाइड करवाएं तो उसको जितवा के लेके आए। दूसरा यही सवाल प्रमुख को लेके होगा। तो ये परीक्षा खाली कैंडिडेट्स की नहीं होने वाली है, ये परीक्षा सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो मौजूदा विधायक हैं उनकी भी होने या वाली है, उनके संगठन की। उनके संगठन की भी, और उनके टिकट में अहम भूमिका होगी इसकी। मान लीजिए कि अभी कोई टिकट की दावेदारी कर रहा है मौजूदा विधायक, और उसके वार्ड में सब प्रमुख और पंचायत बन गए दूसरे विपक्ष के। मैं इसमें एक एग्जांपल, ऐसा होता भी है, शर्मा अक्सर जी, ऐसा होता है। शर्मा जी इसमें एक एग्जांपल मैं जरूर जोड़ूंगा, हालांकि नाम इसे नहीं ले सकता, लेकिन थोड़ा मैं दर्शकों को समय कोट करूं कि एक विधानसभा चुनाव में जातिगत रूप से जो गांव था वो एक विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में था, पर प्रधान अपोजिट था। मैंने देखा कि उस प्रधान ने घर घर जाकर लोगों से अपील करी कि भाई अब बेशक जातिगत रूप से कैंडिडेट फला हमारा है, पर मेरे संबंध उनसे बड़े अच्छे हैं, मैंने तमाम काम उनसे कराए हैं, तो मेरे कहे पे उनको वोट दे दो। और मैंने देखा कि गांव के लोगों ने ये बात समझ ली कि जो प्रत्याशी था वो तो सोच के बैठे होंगे ना भाई मेरी जाति का गांव, ये वोट तो मुझे ही मिलेंगे, लेकिन प्रधान ने मोबिलाइज करा के सुनिश्चित करा कि दूसरे कैंडिडेट को वोट दिलाया, ये कह के कि काम तो मैंने इनसे कराया जी, तुम जाति पे चक्कर। और जब 500 600 700 वोट, ये जो विधानसभा का चुनाव है, अब के तुमने लोकसभा में देखा कि कितने करीबी मार्जिन से अंतर आया, और विधानसभा में अगर हम 2022 का देखें, मुझे लगता है राणा जी शायद 50 से ज्यादा सीटें ऐसी होंगी जिनमें मार्जिन 1000 1500 2000 रहे। तो ऐसे में अगर एक प्रधान 500 700 वोट बदलने की हैसियत रखता है, तो यानी कि दोगुने का अंतर लगा लें 2 प्रत्याशियों में, तो 1500 वोट का हेरफेर है जो पूरी विधानसभा को प्रभावित कर सकता है, हरवा सकता है। देखिए सर, इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हैं, तो विधायक के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? दरअसल विधायक 4 साल रहते हैं और 1 साल बाद विधायक को विधानसभा का चुनाव होता है। अब इस बीच में 4 साल में विधायक के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई, और बहुत सारे ये उम्मीद पालते हैं प्रभावशाली कि भाई मैं ब्लॉक प्रमुख का दावेदार रहूंगा, मैं जिला पंचायत सदस्य रहूंगा। और जब 5 लोग होते हैं तो 5 लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है कि विधायक जी किसका नाम देंगे, और पता चला कि अगर उसमें किसका भी नाम आ गया, अगर एक कूद दिया तो 4 विरोध में। और इसका बड़ा नुकसान हुआ भी है और होता भी है, क्योंकि अगर विधानसभा के चुनाव के बाद हो ये पंचायत चुनाव, तो विधायक खुल के खेलेंगे। अभी क्या है कि विधायक को डर लगता है बहुत ज्यादा। अब वो दौर खत्म हो गया। पिछले अगर हम 2 दशक की बात करें, अब तो सामने अगर हमें टिकट नहीं दिलाया तो सीधे एकदम विरोध करेंगे आने वाले विधानसभा। ऐसे में नुकसान हो सकता है, विपक्ष वाले उन लोगों पे हाथ रख के कहते हैं कि हम आपको चुनाव लड़ा देंगे। मुझे लगता है कि अब ऐसा होने लगा कि जैसे ही पंचायत चुनाव होते हैं तो विधायक कई बार वो बीमारी का बहाना बना लेते हैं, कई बार वो भाट टूर पे चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं सामने आया और वो हार गया तो सीधा मुझ पर ब्लेम लगेगा, 1 साल बाद चुनाव है, उनका इलाज होगा। नहीं, और अभी कई जगहों पे ऐसा, हालांकि मैं किसी पार्टी का नाम लेना चाह रहा, पर पिछले कुछ दिनों पे सोशल मीडिया पे कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि अपने ही बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ लोगों ने मोर्चा खोल दिया या कहना शुरू कर दिया। मुझे लगता है उसके पीछे ही वजह जो है वो कोई और रंजिश नहीं है। उनकी जो नाराजगी है वो इस बात की कि हमारे वार्ड में हमारे विधायक जी का या हमारे नेताजी का क्या हस्तक्षेप होगा। तो उस लिहाज से जो हम बार बार मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत हमने मायावती जी के रैली से की, आजम खान से की, पर बात आए जो अंतिम क्षणों में आ रही पंचायत चुनाव, इसलिए कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये सारे फैक्टर जब जुड़ेंगे तभी मायावती की जो रैली है उसका इम्पैक्ट 2027 में पता चलेगा, आजम खान के होने ना होने का पता चलेगा। पर ये जो पंचायत चुनाव का सेमीफाइनल है खासतौर से, और ये दिवाली में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ गाँव में, सब कहना इस दिवाली घोषणा कर देंगे, सबने तय करा हुआ है कि इस दिवाली तय कर देंगे, लोग पोस्टर कर रहे हैं इस दिवाली घोषणा करते हैं भाई हम चुनाव लड़ेंगे। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में
जो जो चुनाव की जो असली महक और आहट है 27 के की, वो इस दिवाली से चालू हो जाएगी और मुझे लगता है वो अगले 1.5 साल तक फिर इसको आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं फिलहाल। दरअसल पहले एमएलए, विधानसभा और लोकसभा के जो कैंडिडेट्स हैं वो टीम हायर करते थे, एक्सपर्ट्स की कंपनियों को हायर करते थे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ग्रो करने के लिए। आज की तारीख में ग्राम प्रधान तक के प्रत्याशी और मौजूदा ग्राम प्रधान बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी टीम कंपनी हायर कर रखी है, या अपने बाकायदा टीम परिवार हायर से कर रखी ऐसे है, या ऐसे लोग या जो उनके परिवार से साथ थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके टेक्नोलॉजी थोड़े वाकिफ है, उनको मिला के टीम उनके बना साथ दिया एक कि उनके काम कैमरा पर्सन रहता चला है। वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे उनका कंटेंट, रील्स, डेली की गतिविधियां, महापुरुषों के जन्मदिन और पुण्यतिथि, इसकी जानकारियां डाल रहे हैं। तो इसकी बाढ़ सी आ गई अचानक से, तो ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है हर जगह। हालांकि इसमें ना एक चीज मैं जरूर क्लियर करूं, एक्चुअली जो पश्चिम के लोग हैं खासतौर से, वो तो जानते ही हैं परिवेश के बारे में, समाज के बारे में। जो बाहर के कई कुछ लोग हैं, जो इन इलाकों से बाहर के लोग हैं, उनके मन में पश्चिम को लेकर एक बड़ा ये मुझे लगता है कि मिथ बना हुआ है कि यहाँ जो प्रधानी चुनाव लड़ते हैं वो बड़े बाहुबली लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं और वो बहुत बड़ा आदमी होता है। मुझे लगता है कि ये कुछ 1% को छोड़ दें, बड़ी गाड़ियों वाले, अभी भी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, ठीक है खर्चे सब तो होते ही हैं, लेकिन वो हैं उन्हीं लोगों के बीच के लोग। कुछ एक गिने चुने लोगों को छोड़ दे तो बहुत जैसा इमेज बनाई जाती है कि भाई पता नहीं तमाम गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। मतलब प्रधान चुनाव में तो एटलीस्ट है, जिला पंचायत में हो सकता है, प्रधान में तमाम सामान्य लोग प्रधान भी में भी गाड़ी तो नहीं चलती, लेकिन हाँ ये है कि धन बल का बहुत प्रयोग होता है, सर बहुत देखिए, ज्यादा। जो जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश है, एक सर खास कल्चर है यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और ये जो चुनावी चक्करलस चलती है ना, चुनावी चौपाल जगह जगह, तो अब नहीं, अब से 6 महीने पहले चलनी शुरू होगी। यहाँ क्या होता है सर, ये तो जो प्रभावशाली लोग हैं, यहाँ पैसा लोग ज्यादा खर्च करते हैं, ये तो सही बात है। लेकिन सर यहाँ की जो जब वो जो चौपाल है ना, चौपाल पे क्या रणनीति बनती है, तो सबसे पहले सर जैसे चुनाव आता है, पता चला कि चुनाव के 7 महीने रह गए, तो लोग आपस में चर्चा करेंगे कि रिटायर होकर कौन आया है, वो किस पद पे था, उसके बाद उसको कितना पैसा मिला है। तो उसमें पूरा वो होता है, एक पूरा माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई इनसे कहो जिन्हें चुनाव लड़ाओ। पहले प्रशंसा करेंगे, बोले प्रधान अगर आप जैसे बन जाएगा तो इस गांव का उद्धार हो जाएगा, 40 साल से इस गांव का विकास ही नहीं हो पाया, सब भ्रष्टाचारी ये बन गए, तो घेरने का काम करते हैं। उन्हें लगता है कि ये खर्च भी करेंगे। और ऐसा अमूमन हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि जो बेचारे बाहर जो सरकारी अधिकारी होते हैं या कहीं अपना कारोबार करते हैं, जब वो गांव में आते हैं, जो गांव में जिस तरह की पुलिस होती है ना, उनके चारों ओर सब लोग प्रशंसा करने वाले होते हैं, बोले आप बनोगे ना प्रधान तो गांव का विकास हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे बेहतर कोई उसके आदमी नहीं है। मनसा जो है, जो रामबुल जी ने कहा थी ना, खर्चे करवाने हाँ, वाली, जो और दूसरे वो कराते हैं। आबकारी विभाग का खर्चा बढ़वा रहे हैं। अरे सर, वो पता चलता है खर्चा उन्होंने कर दिया 30 लाख, और जब वोट का मामला है तो नीचे से दूसरे नंबर में है। मेरी जानकारी में ये भी है कि लगभग पिछले चुनाव में 1-1 करोड़ रुपए भी कई ग्राम प्रधानी पंचायत चुनाव? प्रधान के लिए, हालांकि मैं प्रधान के लिए, ये मेरे सामने की बात है कि 1 करोड़ रुपए ऊपर भी चले गए, प्लस हो गए 1 करोड़ हालांकि से। मशीन कई गांव है जो मैं नाम नहीं ले सकता, जी। और वो जानते हैं, दर्शक इस बात को पता है दर्शकों को कि हाँ करोड़ों रुपए कहाँ किस गांव में खर्च हुए। बहुत जबरदस्त चुनाव होता है उनका। सिर्फ उनका प्रधान का पद जो है उनके लिए बहुत मायने रखता है। हम उस बात पर, उनके लिए विधायक मायने नहीं रखता, गांव प्रधान मायने रखता है। कौन बनेगा गांव प्रधान, वो बड़ी इज्जत का मामला है। वो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। कई लोगों ऐसा भी हुआ कि प्लॉट बेच दिया अपना, कि भाई मेरठ में प्लॉट है, मुजफ्फरनगर में प्लॉट है, या शामली में प्लॉट है, बेच दो, चुनाव में खर्च कर दो 1-1 करोड़ तक। आमतौर पे 30-40 लाख रुपए तो आमतौर पे खर्च कर देते हैं। पूरा संघर्ष का चुनाव होता है 1-1 वोट के लिए। वोट यदि ईंट भट्टे पे मजदूर है तो उसको लेकर आएंगे से सम्मान, उसको खाना भी खिलाएंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, सब कुछ सिस्टम करेंगे, पहले भी जाएंगे उसके पास। 1-1 वोटर लिस्ट में जो नाम है, इसलिए अभी रविंदर भाई ने बताया कि वो जो वोट परसेंटेज बढ़ती है वो इस वजह से बढ़ती है कि वो भट्टे पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, या कहीं बिहार गया हो, हरियाणा गया हो, वो पश्चिमी यूपी में उस समय वोट गिरने आएगा, उसे व्यवस्था करके लाएंगे लोग, गाड़ियां भेजते हैं, तो खर्चा बहुत होता है। और जिसमें दम नहीं है, मैं तो ये कहता हूं वो चुनाव ही ना लड़े, ग्राम प्रधान का ना वोट देते उसे लोग।
वोट भी नहीं देते। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कुछ कि जगह आदर्श कुछ जगह अच्छे इसमें एक फैक्टर और भी है कि जैसे आपने बात की धनबल और बाहुबल की, ये बातें अपनी जगह एक तथ्य हैं, लेकिन कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं इधर पंचायतों की पॉलिटिक्स में। पढ़े लिखे लोग खूब आ रहे जी हैं। मैं ग्रेजुएट। दो बदलाव जो बड़ी बात, एक तो युवा बहुत है। पहले आमतौर पर ग्राम पंचायत में माना जाता था कि बड़े बुजुर्ग सीनियर हाँ, उम्र युवा वाले। भी आ रहे हैं। पिछले 2-3 चुनावों से युवा चेहरे आए हैं। दूसरा, लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को प्राथमिकता दी है। ये पिछले 2-3 चुनावों का एक बड़ा संदेश है कि गांव में ऐसे लोग जो युवा थे, शहर में पढ़ रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, गांव आए, लोगों ने उनको भी चुना। ये धनबल बाहुबल तो चुनाव में रहता, मैं सही कहा लेकर और महिलाओं का पार्टिसिपेशन महिलाओं भी का बढ़ा, और participation बढ़ा। खास तौर पर जो एक सिस्टम को जिस अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, और पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव आयोग को भी और सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये गुंजाइश बची है कि कई बार होता क्या है कि अल्टीमेटली जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, वो ये ट्रेंड अब बदला, वो सीधे खुद चुनाव में नहीं उतरते, वो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में उतारते हैं और उस ताकत का, उस खौफ का इस्तेमाल करते हैं। ये फैक्ट अभी है पंचायतों की पॉलिटिक्स में। और जो धनबल की बात रामबोल जी कर रहे हैं, वो भी बहुत गंभीर बात है। लेकिन ये ओवरऑल पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में पंचायतों में रिफॉर्म्स का सवाल है। हमने ये भी देखा कि जब हम गाँवों में घूम रहे हैं तो गाँव की महिला प्रधान है, लेकिन वो बात करने के लिए आगे नहीं आ रही है, वो सिर्फ मीटिंग्स तक जाती है, घूंघट में है, पढ़ी लिखी भी है, एक्सपोजर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं भी हैं जो ग्राम प्रधान इलेक्ट हुई, फिर पंचायत की मेंबर बन गई, विधानसभा तक के टिकट भी मांग रही हैं। तो ये दरअसल चेंज तो है, लेकिन उतना फास्ट नहीं है जितना एक खुले समाज में, एक प्रगतिशील समाज में होना चाहिए। तो ये सवाल अभी बाकी हैं और ये रिफॉर्म्स अभी बाकी हैं। तो ये वोटर्स को भी तय करना है कि वो शराब बेचने वाले को, शराब बांटने वाले को चुनाव में जिताएं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को चुनाव जिता दें, या वो पैसे को देखें, या गांव का विजन क्या है। हमारे ही जिले की, मेरठ जिले की कई ग्राम प्रधान, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, अच्छे काम किए, उन्होंने स्मार्ट क्लास डेवलप कर दी है, किसी ने निशानेबाजी की क्लास लगानी, शूटिंग रेंज उसमें खोल दी है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, और कई महिलाएं हैं उनमें जो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये इंस्पायरिंग भी है ये जर्नी। तो इस पर काम करने की मुझे लगता है कि बहुत जरूरत बाकी है। रानी, चूंकि शुरुआत हमने बड़े नामों से की, मैं बहन जी से लेकर आजम खान की वापसी से की, और उद्देश्य चूंकि पंचायत चुनाव की बात थी, आने वाले दिनों में चूंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मियां रहेंगी और उसी से जोड़ के हम विधानसभा की, तो ऐसे कुछ और चटपटे किस्सों के साथ, कुछ गंभीर मुद्दों के साथ बात करते रहें इन्हीं एक्सपर्ट के पैनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए Madura.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।